साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ऑफिशियल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों घड़ी में 4 बज चुके हैं और आपको याद है कि घड़ी में जैसे ही 4 बजती है मैं आपके साथ समक्ष आ जाता हूं मैथ्स को बेहतर बनाने के लिए, एग्जाम के हर प्रश्न को सही करवाने के लिए। जी हां, तो आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है हमारी बहुपद तथा समीकरण। यहां से सवाल भर भर के एग्जाम में देखने को मिलता है और आने वाले एग्जाम यानी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में भी इसी टॉपिक से भाई भर भर के भी सवाल देखने को मिलने वाला है। भाई हम बहुपद तथा समीकरण की बात कर रहे हैं और भाई बेस्ट ट्रिक और कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, यानी आपको बेस्ट ट्रिक यहां पे दिया जा रहा है और साथ ही साथ बेस्ट कंसेप्ट भी दिया जा रहा है कि एक बार आप कंसेप्ट पढ़िए और सवाल कैसे भी हो उनको आप बना दीजिए। जी हां, और सबसे बड़ी बात कि हम चुनिंदा प्रश्न कर रहे हैं, यानी हम 30 प्रश्न करने वाले हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट है, जहां से भाई सवाल एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी को पता है कि शाम में जैसे ही 4 बजती है मैथ्स वाले सर हाजिर हो जाते हैं आपको मैथ्स को बेहतर बनाने के लिए। और मैंने कहा है कि इस बार सिलेक्शन तो होना तय है, सिलेक्शन के साथ ही साथ आपका रैंक भी आना तय है, क्योंकि इस बार आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। जी हां, मैं फिर से कह रहा हूं, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं और ना ही एक भी प्रश्न आपसे गलत होने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपको याद है कि हमने पढ़ रखा है, काफी सवाल हमने कर रखा है। ये 9th भी कर रखा था हमने, 10th भी कर रखा था और हमने 11th भी कर रखा था। बात करते हैं इसके बाद के बारे में। तो इससे पहले मैं बता दूं कि बिहार शिक्षक भर्ती का मतलब सिर्फ और सिर्फ द ऑफिशियल एकेडमी है। आप भी कहते हैं और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, गांव गांव में शिक्षक बने हैं, उनके भी जबान पे यही नाम होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि पीआरटी 1 to 5 की बैच लाइव कर दी गई है। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इवन आपके जो भी लैंग्वेज पेपर है हिंदी और इंग्लिश, सब कुछ की तैयारी बेहतर तरीके से कराई जा रही है। साथियों फी 999 है और आप देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में आपको बोनस के रूप में 2 बैचेस अलग से दिए जा रहे हैं। एक आपका कवच बैच है और एक आपका एनसीईआरटी माइंड मैप है। कवच बैच मींस व्हाट? भाई भारतवर्ष के जितने भी एग्जाम हुए हैं जहां पे जीएस के प्रश्न हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, यूपीपीसीएस हो, दरोगा हो, जहां भी जीएस के सवाल है उनका बेहतर और डिटेल डिस्कशन आपको ऐप पे मिलने जा रहा है। और दूसरी जहां पे आपको भाई कंफ्यूजन रहती है एनसीईआरटी को पढ़ने में या आपको उसे समझने में, तो आपको द ऑफिशियल एकेडमी के द्वारा बेहतर ढंग से सजाया हुआ विथ मैपिंग आपको भाई एनसीईआरटी का नोट्स भी दिया जा रहा है। तो देरी किस बात की, आपको जल्दी ज्वाइन कर जाना है। अब हम आते हैं अपने सेशन के पास और सेशन में पिछले क्लास में जहां तक हम लोग 12वें नंबर सवाल की बात कर रहे थे और यहीं पे कुछ टेक्निकल इश्यू के वजह से आपकी क्लासेस रुक गई थी। कोई बात नहीं है, रुकने नहीं देंगे और हम आपके साथ बने रहेंगे। तो जरा इस 12 नंबर सवाल को देखिए और 12वें नंबर सवाल का आपको करेक्ट उत्तर बताना है। सवाल क्या है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद gx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या है? मैंने आपको कहा था कि ये जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है सर? द्विघात बहुपद दिख रहा है, क्योंकि इसकी घात 2 है। और जब भी हम द्विघात बहुपद के बारे में बात करते हैं तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है आपको याद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि सर अगर ये बहुपद है तो इसको हम शून्यक नाम देंगे, x के मान को जो 0 कर देता है, और समीकरण होगा उसे हम मूल नाम देते हैं। इसके 2 मूल होते हैं अल्फा और बीटा, और हमने पढ़ा है कि सर मूलों का योग जो होता है वह माइनस बी बटा ए होता है, और दूसरा सर मूलों का जो गुणनफल होता है वह आपका सी बटा ए होता है। इसके बारे में आपको भली भांति पता चल चुका है। सवाल क्या है?
सर सवाल है कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा क्या होगा। तो जाहिर सी बात है अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका या तो एलसीएम ले लीजिए या बेहतर इन दोनों को आप गुणा करिए, तो गुणा करने से अल्फा इंटू बीटा मिलेगा और इन दोनों को गुणा करिए अल्फा स्क्वायर, इधर क्रॉस करिए बीटा स्क्वायर। अब दिक्कत इस बात की है सर कि हमें अल्फा इंटू बीटा का मान तो आता है निकालना, अल्फा प्लस बीटा का मान तो निकालना आता है सर, लेकिन अल्फा इंटू बीटा इसमें तो है, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी है। तो मैंने आपको क्या कहा था कल की कक्षा में कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हैं, या हम इसे ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको इसके फॉर्मेट में लिख दूं तो सर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा, किसका मान सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। नीचे में हमारा है सर अल्फा इंटू बीटा। अब जरा यहां से सर अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे सर तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो आप समझते हैं कि सर एक है, यानी ए का मान एक है, और बी क्या होता है सर एक्स का कॉफिशिएंट यानी -3, और सी क्या होता है जिसमें एक्स नहीं लगा होता है। यह बात आपको पता थी। अगर हम माइनस बी बटा ए निकाले सर, बी के जगह पे -3 लिख देते हैं बटा ए के जगह पे हम 1 लिख देते हैं, यानी ये मान सर 3 आ चुका है। और सी बटा ए जब हम निकालेंगे तो सी का मान 5 है सर और ए का मान 1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहां पर हम रख देते हैं सर अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम 3 रख सकते थे, 3 का स्क्वायर होगा -2 इंटू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का मान सर 5 है। ये आपको दिख रहा है सर नीचे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है सर 5 है। ये बातें हमको समझ में आ गई है सर। 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 में से 10 घटाएंगे -1 होगा और नीचे में सर 5 है, यानी इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा सर करेक्ट आंसर, जरा एक बार बताएं। हाँ भाई एडवांस मैथ्स भी शुरू होगा, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। क्या होने वाला है आंसर मेरे भाई, मेरे भाई आंसर क्या होने वाला है -1/5 होने वाला है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ई करेक्ट हो जाएगा। तो पिछली क्लास में भी इसके बारे में बात हुई थी, आपको याद है, और आज भी बात हुई है, तो आज भी आप देख रहे हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ यहां पे एक फॉर्मूला इसका इस्तेमाल हुआ है जो आप अलजबरा में पढ़ा करते हैं। क्लियर है, क्लियर है तो कमेंट में जरा एक बार यस लिख दीजिए, कमेंट में दिल दे दीजिए, स्टेशन को आप एक बार लाइक कर दीजिए। फिर आते हम लोग अगले सवाल के पास, और यहां से कहानी आज की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और नई नई चीजों को भी आज से हम लोग सीखने का यहां से काम करते हैं। जी हाँ, तो चलिए 12वें नंबर सवाल के बाद भाई साहब 13वां नंबर सवाल आ चुका है। 13वें नंबर सवाल के बारे में अगर बात करते हैं तो मैंने आपको एक बात और बता रखी है कि सर अगर द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके आप सर शून्यकों का योग पढ़ लीजिए, शून्यकों का गुणनफल पढ़ लिए। अब यहां पर एक बात मैं कहूं सर कि अगर इसका शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। आप चूंकि जानते हैं कि द्विघात है तो भाई 2 इसके शून्यक आ सकते हैं, तो अगर 2 शून्यक आए हैं और दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, जैसे मान लेते हैं 1 शून्यक 3 है तो 1 शून्यक -1/3 है, अगर ऐसा बातें हुआ है, या सॉरी 1/3 है, या मान लेते हैं सर 1 शून्यक 5/2 है और दूसरा शून्यक 2/5 है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पे जो दोनों शून्यक है एक दूसरे के क्या है इनवर्स है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यानी हम कह सकते हैं सर 1 शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक बीटा के जगह पे हम 1/अल्फा लिख सकते हैं। एक अल्फा अगर शून्यक होगा तो दूसरा शून्यक हमारा क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। सर हम ये भी बात जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा C/A होता है, तो अगर मैं
मैं कहूं अल्फा और बीटा के जगह पे 1/अल्फा लिख दो तो ये अल्फा अल्फा कट जाएगा सर, और C बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो मैंने ये तो आपको सिद्ध किया, ये भाई आपको मैंने प्रमाणित किया, लेकिन एग्जाम में आपको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। जहां भी ऐसा लाइन यूज हुआ है सर कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो वैसी स्थिति में जितना ए होगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये एनसीईआरटी का सवाल है, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में ये सवाल उठाकर पूछ दिया जाए, विथ डाटा पूछ दिया जाए, तो आप उस समय भी आप आंसर बता सकते हैं, और अभी भी आप आंसर बताएंगे इसका क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूं सर इस द्विघात बहुपद में, तो ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, और सी का मान -2 है। अच्छा, सी का मान -2 नहीं है, -2 भी है, ये क्लियर आपको दिख रहा है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स का कॉफिशिएंट बी, और जिसमें एक्स नहीं लगा होता है उसे हम सी का नाम दे देते हैं। सर ए बराबर सी है, यानी सर 3 बराबर -2 भी है। अगर हम सर बी का मान निकालने जाएं तो ये 3/-2 होगा, और आप जानते हैं माइनस ऊपर चला जाता है, यानी -3/2 होगा, यानी इस सवाल का भी आंसर क्या होगा, ई होगा। और जरा मैं कमेंट बॉक्स देख लूं, क्या बात है, क्या बात है। शिवकांत है, अनीता है, शिव कुमारी है, मोहम्मद सलमान है, चाबी है, अंजुम है, स्टडी गर्ल है, निकट प्रवीण है, बिट्टू है। भाई सभी के आंसर क्या आ रहे हैं, ऑप्शन से ई आ रहे हैं। इतना ये इजी सवाल था, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था, फर्स्ट को लास्ट के बराबर कर देना था, और उसमें से जिसका भी मान पूछे उसका मान आपको निकाल लेना था। तो भाई ये भी बात आपको समझ में आ गया कि सर बी का मान क्या होने वाला है, -3/2 होने वाला है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी के आंसर मैं देख रहा हूं एकदम कमेंट बॉक्स में करेक्ट आ रहे हैं, क्या बात है। अब अगले सवाल के पास पहुंचते हैं सर। अगला सवाल 14 नंबर, जरा सवाल का बता दीजिए कि 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, जरा मुझे बताइए। मैंने आपको क्या कहा है सर कि अगर आपको मूल द्विघात बहुपद के मूल पूछा जाए, यानी x का मान पूछा जाए, उसको भी मैंने निकालना सिखाया, 4 तरीके से निकालना सिखाया। सर उन मूलों का योग निकालना है, -b/a। सर मूलों का गुणनफल निकालना है, c/a। लेकिन अगर आपको सर शून्यक पता हो, कह सकते हैं आपको मूल पता हो, दोनों का वर्ड कभी कभी सेम लिखा जाता है, तो भाई द्विघात बहुपद निकालने के लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया है, x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये आपको याद है मेरे भाई। इसी को आप लिखना चाहे तो अल्फा बीटा के टर्म पे भी लिख सकते हैं कि सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या आपको ये याद है? आप कहेंगे सर हाँ ये याद है मुझे। अब आते हैं सर, अब हम समीकरण निकालने चलते हैं। x² माइनस सर शून्यकों का योग करना है, तो सर 5 और -7 अगर आप जोड़ेंगे, 5 में अगर -7 जोड़ेंगे सर -2 आएगा। ये सर हो गया शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। सर 5 को अगर -7 से गुणा करेंगे सर ये -35 होने वाला है। यही तो काम करना था, x² माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। इतना किया जा सकता था मेरे भाई। तो चलिए देखते हैं क्या परिणाम निकल रहा है। माइनस इंटू माइनस प्लस x² प्लस 2x प्लस और इंटू माइनस माइनस -35। यानी इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह क्या आंसर होने वाला है? ऑप्शन से आपका बी राइट होने वाला है। क्या बात है? इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन से आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। साथ ही साथ एक बात और बताते चलूं आपको दोस्त,
कि सर आपको अगर अल्फा और बीटा पता था, यानी दो शून्यक पता थे, तो आपने द्विघात बहुपद बोला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये बात तो आप समझ गए सर। दूसरी बात क्या कि अगर किसी द्विघात बहुपद के एक शून्यक पता है तब भी आप उसका बहुपद पता कर सकते हैं, लेकिन एक शून्यक पता होगा तो उसकी एक क्राइटेरिया है सर। कैसी क्राइटेरिया है कि अगर आपका सर इस टाइप का, अगर मान लेते हैं अगर एक शून्यक दिया हुआ है, एक शून्यक दिया हुआ है जिसमें रूट लगा हुआ है, प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, तो जो दूसरा शून्यक होगा, जो दूसरा शून्यक होगा इसको हम कह सकते हैं सर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये बात भी आपको पता है सर। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि एक ही शून्यक बताता हूं, एक ही शून्यक मैंने बताया सर 5 प्लस रूट 3, इसमें आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की भी एंट्री हो चुकी है। तो जब आपके पास एक ही अपरिमेय संख्या दिया हो, तो भाई एक ही शून्यक दिया हो, तो इस प्रकार में आप दूसरा शून्यक भी खुद से बता सकते हैं कि सर एक शून्यक 5 प्लस रूट 3 है, तो दूसरा शून्यक 5 माइनस रूट 3 होगा। जैसे अगर मान लेते हैं एक शून्यक आपको दे दिया जाए 7 माइनस 3 रूट 2, अगर एक शून्यक दिया हुआ है 7 माइनस 3 रूट 2, तो जरा मुझे बता दीजिए कि इसका दूसरा शून्यक क्या होने वाला है। तो आपका जवाब आएगा सर कि प्लस है तो माइनस हुआ, माइनस है तो प्लस हुआ। लेकिन ये कब पॉसिबल है सर? जब उसमें अपरिमेय संख्या आया है, रूट में आया है। तो वैसी स्थिति में आप लिख सकते हैं 7 प्लस 3 रूट 2। यहां पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। अब आते एक सवाल मैं आपको दे दूं सर, एक सवाल इस पर दे दूं कि किसी द्विघात बहुपद का एक शून्यक, किसी द्विघात बहुपद का एक शून्यक 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस रूट 2 है, तो बहुपद ज्ञात करे। और मैं जरा देखूं कितने बच्चे इसको करेक्ट बता पा रहे हैं। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन मैंने क्या कहा है कि एग्जाम जहां तक भी पूछा है, टीआरई 1 हो, 2 हो या 3 के दोनों पेपर हो, उससे हम लोग एक स्टेप आगे पढ़ने का काम करेंगे। भाई लेवल को बढ़ा कर रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आए हम उस समय रेडी रहेंगे हर सवालों को करने के लिए। तो ये जरा आंसर बताएंगे क्या होगा। हाँ भाई, सब में आता है। इस सवाल का देखूं मैं कि कितने बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है। और भाई आंसर आपके आएंगे, आपके आंसर आएंगे और मुझे ऐसा विश्वास है। भाई दूसरा शून्यक मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे बहुपद पूछ रहा हूं। जी हां, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? बहुपद पूछ रहा हूं। जरा बहुपद बता दीजिए। तो सर आप कहेंगे कि एक शून्यक 3 प्लस रूट 2 है सर, तो सर दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा? 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। ये तो बात सर आपने सिखा दी। अब आप ये भी हमें कहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस बहुपद क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये बात आपने सर कही है। अब जरा गौर करते हैं, अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2, सर रूट टू कट जाएगा, 3 3 क्या मिल जाएगा सर? 6 मिल जाएगा। सर एक अल्फा इंटू बीटा निकालना है, यानी 3 प्लस रूट 2 और इंटू 3 माइनस रूट 2 निकालना है। सर हमें तो ये आता है गुणा करना। कैसे सर? ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, गुणा करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर सर 9 हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। आप जानते हैं ना कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आपको बात पता है। तो वही इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। तो 9 में से 2 घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब आते हैं, रख देते हैं मेरे भाई।
कि एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है सर 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या निकला है सर 7, यानी वह बहुपद क्या होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 होगा। जब आप इस बहुपद का शून्यक निकालेंगे तो फैक्टराइजेशन तो निकलेगा नहीं, 6 को आप तो बांट नहीं पाएंगे। जो आप श्रीधराचार्य का रूल लगाएंगे तो वैसी स्थिति में उन्होंने x निकालने के लिए क्या बताया है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो अगर आप इसका निकालेंगे तो वही शून्यक आएगा, एक आएगा 3 प्लस रूट 2 और एक आएगा आपका 3 माइनस रूट 2। जी हां, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर सर थोड़ा सा टफ दिया, एक शून्यक बताया, एक ही शून्यक बताया, तब भी हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। जरा मुझे बताएंगे, और जहां तक मैं कमेंट देख रहा हूं मेरे भाई, क्या कमेंट में आंसर आ रहे? मधु पंडित है, फूल है, अबु सुफियान है, संतोष है भाई, नम्रता है, चंचल है, कन्हैया ठाकुर है, छावी है, श्वेता रानी है, सबा प्रवीण है, सबके आंसर यही आ रहे हैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। एक बार आप अपने लिए ताली बजाइए भाई, आप अपने लिए एक बार ताली बजाइए कि सर हम ये भी सीख गए, और अगला बार जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो मेरे जेहन में आएगा सर कि इतना बढ़िया सीखे हैं कि इस सवाल को भाई सबसे पहले बना दे, तब भी गलत मेरे लिए नहीं होगा। बनाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं है भाई। जी हां, बताएंगे जरा। कृष्णा कुशवाहा को भूल गए, कैसे भूल जाएंगे सर, किसी को नहीं भूलते हैं और ना किसी को भूलेंगे, इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि छात्र और जो शिक्षक का रिलेशन होता है वो अतुलनीय होता है भाई, उसकी कंपेयर नहीं की जा सकती है। और शिक्षक वही है जो आपके समक्ष हर स्थिति में खड़ा रहे। और आपकी अभी क्या भाई स्थिति है कि सर मुझे मैथ्स को बेहतर कर लेना है, सर मेरी मैथ्स कमजोर है, सर मैं मैथ्स को करता हूं लेकिन सर ट्रिक्स से याद नहीं हो पाता है, ट्रिक्स भूल जाता हूं, या सर मैं ट्रिक्स याद करता हूं तो दूसरे क्वेश्चन में ट्रिक्स नहीं लगता है। तो भाई कहां पे आप हो, जहां पे आप हो यहां पे आपको बेस्ट ट्रिक दिया जाएगा, और साथ ही साथ क्या मिलता है भाई, कंसेप्ट मिलता है। एक बार आप कर लिए सेशन को तो भाई एग्जाम में कोई भी आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। जी हां, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के पास बढ़ते हैं। अगले सवाल से पहले मैं बता दूं कि भाई क्लास 6 to 8 की भी बैच स्टार्ट कर दी गई है। चाहे आपका सब्जेक्ट एसएसटी हो, साइंस प्लस मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपको भाई जीएस के साथ पढ़ाया जा रहा है, लैंग्वेज पेपर के साथ पढ़ाया जा रहा है, और इसकी भी फी मात्र 999 है। और यहां भी कवच और एनसीईआरटी माइंड मैप आपको बोनस के रूप में मिल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क। जी हां, तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल भी मैंने लिख दिया है सर, और आपको याद होगा तो आपके पेड बैचेस में भी इसकी मैंने चर्चा की है, और साथ ही साथ मैंने कई बार यूट्यूब पे भी चर्चा की है कि सर द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण तो सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, सर त्रिघात के आ सकते हैं, तब क्या करेंगे सर, त्रिघात की भी मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि त्रिघात बहुपद जो होता है जाहिर सी बात है उसकी घात 3 होगी, और इसका जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है वह होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यही आप देखते हैं, x³ का गुणांक a होता है, x² का गुणांक b होता है, और x का गुणांक c होता है, और जिसमें गुणांक नहीं होता है, मतलब x का गुणांक x नहीं होता है, उसको हम d कहते हैं। सर आपको एक बात और याद होगा कि त्रिघात बहुपद है सर, तो इसके मैक्सिमम 3 शून्यक हो सकते हैं। अगर त्रिघात समीकरण होता तो इसके मैक्सिमम 3 शून्यक हो सकते हैं। जैसा नाम उतना ही मैक्सिमम शून्यकों की संख्या बन सकती है। सर इसके 3 शून्यक कौन कौन होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। एक शून्यक का नाम अल्फा देते हैं, दूसरे का बीटा, तीसरे का गामा। हमें पता है सर कि मूलों का या शून्यकों का जब हम योगफल करते हैं तो जो द्विघात में हमने पढ़ा था वही त्रिघात में भी होता
है यहां भी शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए ही होता है। सर अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी सर शून्यकों का गुणनफल ये सर बदल जाता है, ये होता है माइनस डी बटा ए। एक चीज और मैंने कहा था आपको याद रखने के लिए कि दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस गामा, ये जो आपका अल्फा इंटू बीटा देखे थे द्विघात में, वही फॉर्मूला यहां भी होता है सर। अगर हम बात करें सर कि जो बहुपद है, जाहिर सी बात है ये त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसका घात कितना है, 3 है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो आप कह सकते हैं सर ए जो है एक्स क्यू का गुणांक 4, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक -5, सी एक्स का गुणांक 3 और जिसमें एक्स नहीं होता है वह हमारा डी हो जाता है। सर इसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा निकालना है, यानी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपको पता ये गुणा के फॉर्मेट में है, यानी तीनों का गुणनफल निकालना है और तीनों का गुणनफल क्या होता है सर, माइनस डी बाई ए होता है, ये आपको बात पता है। सर डी का मान कितना है, 7 है और ए का मान कितना है सर, 4 है। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा, क्या आपने ए बताया है, क्या आपने ए बताया है? हां भाई आपने ए बताया है, -7/4 सभी के आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड भाई, जहां तक मैं देख पा रहा हूं सभी के आंसर -7/4 आ रहे हैं। और एक बात और भाई बहुत सारे छात्रों ने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है। भाई इतनी मेहनत इतनी ऊर्जा आपसे आई, आप ही को जा रही है, तो भाई आप अपने शिक्षक के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर आपने गलती से नहीं किया है, भाई छूट गया है, तो सेशन को फटाफट आप लाइक कर दीजिए और एक सवाल और मेरा बना दीजिए, एक सवाल इस पर बना दीजिए। सर एक सवाल क्या कह रहा है कि सर 2kx³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 के शून्यकों का योगफल सर मान लेते हैं -1/, सर 6 है, ऐसा कुछ मैं लिख देता हूं, -1/6 है। तो बता दीजिए कि k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। और मैं आशा करूंगा इस सवाल का भी आप आंसर बताएंगे, इस सवाल का भी आंसर आपके तरफ से आना चाहिए। जी हां, इस सवाल का भी आंसर आना चाहिए। इस ठंडी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है और यह गर्मी आपको भी एहसास होनी चाहिए। जी हां, तो चलिए इस सवाल का करेक्ट आंसर बताएंगे। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ भाई सारे के सारे पीडीएफ अपलोड किए जा रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इस सवाल का आंसर क्या आपके आ चुके हैं मेरे भाई? जरा देखो क्या आए हुए हैं। जरा मैं अगर ए कहूं तो 2k है, बी कहूं तो 7 है, सी कहूं तो -3 है और डी कहूं तो 4 है। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा बीटा प्लस गामा सर होता है -b/a और इसको बताया गया है सर -1/6। आप चाहे तो माइनस से माइनस यहां भी काट सकते हैं, यानी b/a बराबर 1/6। बी का मान क्या है सर, 7 है, ए का मान क्या है सर, 2k है, बराबर 1/6। सर 2 से कटा 3 और k का मान क्या होगा, 7 त्रिका 21। यानी इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह क्या होने वाला है, 21 होने वाला है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या जवाब है आपके भाई, मेरे से पहले तो आप ही के जवाब आ चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलिए अगले सवाल पे पहुंचते हैं दोस्त। और अगला सवाल 16 नंबर क्या आता है, 16 नंबर क्या आता है? अगर आपको याद होगा संख्या पद्धति में तो नंबर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो भाग देने पर हम शेषफल निकालने की बात करते हैं। यहां पे किसी भी बहुपद को अगर हम x+3 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? पहले तो सर हम बेसिक तरीका देख लेते हैं। बेसिक तरीका 5x³ प्लस 5x² -6x + 11
को x प्लस 3 से भाग देना। मैं ये क्यों बता रहा हूं सर, क्यों मैं भाग दे रहा हूं? इसको तो हम लोग भाई 10 सेकंड में उड़ा सकते थे, क्यों मैं ये भाग देना पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आपको याद है कि TRE 1 में भाग देने के बारे में चर्चा हुई थी, भागफल की चर्चा हुई थी बहुपदों के। तो ऐसे स्थिति में आपको भाग देना भी सीखना होगा। अच्छा, भाग देने के लिए क्या करते हैं? ऐसा कुछ इसमें गुणा करते हैं कि पहला वाला कैसे भी मेरा कैंसिल आउट हो जाए। तो भाई 5x क्यू लाने के लिए क्या गुणा करना होगा? 5x स्क्वायर गुणा करना होगा। जब हम 5x स्क्वायर गुणा करेंगे तो ये 5x क्यूब हो जाएगा। यानी सर हमें 5x स्क्वायर से भाग देना था और 5x स्क्वायर से भाग दीजिए, यानी गुणा करेंगे 5x क्यूब। फिर इसमें भी गुणा करना होगा 15x स्क्वायर। सर पहला वाला को हटा देना है तो जोड़ने पे ये तो 10 हो जाएगा, घटाना होगा सर, घटाएंगे तो कट जाएगा, घटाने के बाद यहां बचेगा -10x स्क्वायर। 5x स्क्वायर में से 15x स्क्वायर घटाएंगे, क्या मिलेगा? -10x स्क्वायर मिलेगा, -6x। सर पहला वाला कैसे भी काट देना है। सर क्या गुणा करूं? तो सर अगर मैं -10x से गुणा कर दूं, क्योंकि काटना है तो बराबर मुझे करना होगा, और -10x स्क्वायर लाने के लिए -10x से गुणा करना होगा, तभी तो -10x स्क्वायर आएगा। यानी सर मैं -10x से गुणा करने वाला हूं, यानी भाग लगाने वाला हूं, तो -10x स्क्वायर और -10x में 3 गुणा करूंगा, -30x हो जाएगा। सर घटाना है, घटाने के बाद ही कटेगा, क्योंकि सेम साइन हो तो साइन बदलना पड़ता है। घटाऊंगा तो सर माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा। सर ये कट जाएगा और 30 में से 6x घटेगा, 24x होगा, प्लस 11 होगा। अब सर मैं क्या यहां पे ऐसा रखूं कि पहला वाला कट जाए, x एलिमिनेट मुझे करना है, साफ साफ x को मुझे हटाना है। तो x को हटाने के लिए मुझे 24 से गुणा करना पड़ेगा, और मैं जब 24 से गुणा करूंगा सर, तो 24 से गुणा करूंगा तो 24x होगा, प्लस 24 या 72 होगा, यही होगा सर। अगर मैं इसको घटाऊं तो कट जाएगा, और 11 में 72 घटाऊंगा -61। अब आपका भाई यहां से आप और भाग नहीं लगा सकते हैं। अगर बहुपद में x हट चुका है तो जाहिर सी बात है अब आप भाग नहीं लगा सकते हैं। सर इसी को हम कहते हैं भागफल, और इसको हम क्या कहते हैं? शेषफल। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन बड़ा ये लॉन्ग तरीका है। लेकिन लॉन्ग तरीका है, मैंने ये क्यों पढ़ाया आपको? इसलिए पढ़ाया क्योंकि शेषफल पूछे तब तो आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपसे ये भागफल पूछा होता तो भाई आपको भाग लगाना होता, नहीं तो बारी बारी से ऑप्शन से काम करना होता, जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता। तो भागफल 5x स्क्वायर -10x प्लस 24 होगा, और आपका शेषफल -61 होगा। अब हम आते हैं सर कि क्या सर हम इतना लंबा डिस्कस करेंगे, लंबा बनाएंगे? नहीं सर, जिससे भाग देना है उसका आप शून्यक पता करें और उस बहुपद में जाकर रख दें। सुनिए ठीक से, जिससे भाग देना है उसका शून्यक पता करिए। किससे भाग देना है? x प्लस 3 से। x प्लस 3 से भाग देना है, इसका शून्यक पता करिए। शून्यक मतलब 0 के बराबर x का मान क्या हो सकता है? तो भाई x का मान -3, यही शून्यक आया। और इस शून्यक को क्या करना है मेरे भाई? इस शून्यक को इस बहुपद में रख देना है, और बहुपद में रखने के बाद भाई जो मुझे प्राप्त होगा वही भाई शेषफल कहलाएगा। तो भाई अगर मैं बात करूं 5 गुणे -3 का क्यूब करूंगा -27 होगा, प्लस 5 गुणा -3 का स्क्वायर करूंगा तो भाई 9 होगा, -6 गुणे -3 प्लस 11। एक लाइन का सॉल्यूशन था सर, इतना से ही आपका काम हो जाता। -27 को 5 से गुणा करिए -135, प्लस में सर 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, प्लस हो जाएगा 11। सर -135 प्लस 45 और 18 63, और 63 और 11 74। सर घटा दीजिए, ये -61 आ रहा है। आपको उतना भाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, बस जाकर पुट कर देते उसके शून्यक को, तो भाई आपको शेषफल डायरेक्ट आपको प्राप्त हो जाता।
जी हाँ, डायरेक्ट क्या प्राप्त हो जाता मेरे डायरेक्ट क्या प्राप्त हो जाता, शेषफल प्राप्त हो जाता। भाई चाहता हूं कि मैं एक सवाल और बनाए, आप एक सवाल और बनाए कि बहुपद बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस भाई 8x-3 को x-1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। भाई शेषफल क्या आएगा, और मैं चाहूंगा कि जैसे ही मैं मुड़ूं वैसे ही आपका आंसर आना चाहिए कि बहुपद x³ माइनस 7x² को प्लस 8x-3 को x-1 से विभाजित अगर किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। क्या आपके आंसर आ गए भाई? एकदम आपके आंसर आ चुके हैं, एकदम आंसर आ चुके हैं। जी हाँ भाई, क्या क्या आंसर है, लेकिन आंसर थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं। जैसे नम्रता तिवारी का आंसर है, धर्मेंद्र कुमार का आंसर है, अभय का आंसर है, नंदरी का आंसर है, तनुजा का आंसर है। भाई सबके आंसर माइनस बना रहे हैं, क्या बात है? क्या आंसर सच में -1 आएगा? जरा आकर देखते हैं कि क्या सच में -1 आएगा। नहीं भाई, सेशन नहीं रुका है, सेशन नहीं रुका है। हां, बताएं जरा आंसर क्या होगा। बताएं जरा आंसर क्या आएगा। चलिए एक बार जरा कमेंट करके बताइए, अभी भी दिक्कत है क्या, कि अब ठीक है? अब ठीक है कि अभी भी दिक्कत है? एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिए, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। क्या अभी भी दिक्कत है, जरा बताइए मुझे। क्या अभी भी दिक्कत है, जरा मुझे बताइए। क्या अभी भी दिक्कत है? सही है क्या? सही है क्या, जरा बता दीजिए मुझे। चलिए ठीक है, चलिए तो क्या आंसर होगा भाई इसका? अभी भी दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, अब तो दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए, हाँ ठीक हो गया सर, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। आज एनी हाउ क्लास था भाई, आज टेक्निकल भी बन गए हम, ठीक है। चलिए, तो आप x-1 से भाग लगा रहे थे मेरे भाई,
तो इसका शून्यक क्या होगा, x का मान 1 होगा, बस x का मान यहां पे पुट कर देना था। 1 का क्यूब सर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 गुणे 1 8 होगा, -3, यानी 1 - 7 + 8 - 3 था, यही तो था सर। तो हम देख रहे हैं 8 1 9, 9 में से 10 घटाएंगे क्या होगा, 9 में से 10 घटाएंगे क्या होगा सर, -1 होगा। तो क्लियर है भाई, क्लियर है, चलिए क्लियर है। तो अगला सवाल जरा बता दीजिए, अगला सवाल जरा बता दीजिए, चलिए अगला सवाल बता दीजिए। अगले सवाल का आप आंसर बता दीजिए मेरे भाई, 17 नंबर सवाल का आंसर बता दीजिए कि इस 17 नंबर सवाल का आंसर क्या होने वाला है। देखिए अब कहा तो नहीं जा सकता ना, टेक्निकल समस्या और मैं क्या ही करूं। हाँ चलिए अभी पढ़ लो भाई, जो पढ़ा रहे वही पढ़ लो, सब पढ़ेंगे। एक ही बार में करने के चक्कर में ही तो रिजल्ट रुक गया कि सर ये करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, ये करवा दीजिए। सर जो करा रहे हैं ना, ये सर जो करा रहे हैं, पढ़िए इसको, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस बार एक भी सवाल नहीं छूटेगा। लेकिन ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, इसी के चक्कर में आप अपने अनुसार पढ़ने के चक्कर में भाई अब तक लटक रहे हैं। तो इस बार शिक्षक जो करवा रहे हैं उसको सुनिए और उसको करिए। क्या है सर, यदि x + 1 बहुपद gx का एक गुणनखंड है। अच्छा गुणनखंड का मतलब क्या होता है सर, गुणनखंड का मतलब होता है कि भाई विभाजित करने पर, या हम कहते हैं पूर्णतः विभाज्य हो जाए। और जब पूर्णतः विभाज्य होता है सर, पूर्णतः विभाज्य जब जब होता है तब तब शेषफल क्या हमें मिलता है, जब पूरा कट ही गया तो शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे अगर मैं कहूं सर कि सर 12 का एक गुणनखंड 3 है, तो क्या 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा क्या, आप कहेंगे नहीं सर शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। वही सवाल यहां पे भी है सर कि अगर ये x + 1 का अगर इसका एक गुणनखंड है, तो पहले तो हम शेषफल निकालने जा रहे हैं कि इससे इसको भाग लगाते हैं। अगर भाग लगाएंगे x + 1 को, यानी x का में मान निकालना होगा, शून्यक निकालना होगा, और जैसे हम इसको इसमें भाग लगाएंगे तो भाग लगाने पे हमें शेषफल मिलेगा। और जैसे ही शेषफल मिलेगा सर, जैसे ही शेषफल मिलेगा, तो हमने तो पहले ही से ही शेषफल पता कर लिया कि सर ये गुणनखंड है तो शेषफल 0 आने वाला है, यानी हमने जो शेषफल निकाला सर ये तो 0 के बराबर होगा। सर ये 0 के बराबर होने वाला है, यानी -1 का स्क्वायर 1, 2 से गुणा करिए 2, माइनस माइनस प्लस के -7 बराबर 0। सर 2 में से 7 घटेगा, -5 उधर जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी के का मान क्या आएगा सर, ऑप्शन से ए आएगा। हाँ दोस्त, हाँ ऑप्शन से क्या आएगा, तो ऑप्शन से आपका ए ही आने वाला है, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट होने वाला है। जी हाँ, एक सवाल बनाइए मेरे भाई, एक सवाल बनाइए कि मैं कहूं 2x² + 3x - k का एक गुणनखंड x - 2 है तो k का मान ज्ञात करें। भाई ऐसे सवाल आए थे आपके एग्जाम में और आने के चांस भी हैं इस सवाल का, इसीलिए मैं एक से ज्यादा सवाल आपको कराता हूं। जब जब मुझे लगता है कि ये सवाल आने का भरपूर चांस है, पूरी मात्रा में चांस है, तब तब आपको याद होगा, मैं आपको उसकी बेहतर तैयारी कराता हूं। तो जरा इस सवाल का आंसर बता दीजिए क्या होगा सर,
क्या होगा इस सवाल का आंसर? मेरे बच्चे तो पहले से दिए जा रहे भाई। x-2 अगर गुणनखंड है तो चला इसका हम शून्यक निकाल दे, और शून्यक को यहां पे अगर भर दे तो हमें शेषफल पता चल जाता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 माइनस के, यही शेषफल होगा सर। और चूंकि ये गुणनखंड है, चूंकि गुणनखंड है तो जाहिर सी बात है शेषफल क्या होगा? 0 आएगा, ये 0 के बराबर होगा सर। 8 6 14, अब माइनस के को उधर भेज देते हैं। के का मान क्या आया सर? 14 आया। और भाई आपके कमेंट बॉक्स में 14 14 14 केवल 14 ही दिख रहे हैं। जी हां, इस सवाल का करेक्ट आंसर 14 होने वाला है। अगला सवाल इसी पे संबंधित थोड़ा सा एक लेवल आगे मैंने किया, एक लेवल मैंने आगे किया। जरा इसको आप बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हां, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जरा कमेंट करके बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि सर x+2 बहुपद x² प्लस ax प्लस 2b का एक गुणनखंड है। जरा फटाफट इसका शून्यक निकालिए। शून्यक आया -2, जरा फटाफट इसमें भर दीजिए। तो भरने पर ये सारे के सारे 0 के बराबर हो जाएंगे, चूंकि शेषफल आएगा और गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा। सर -2 का स्क्वायर करेंगे 4, a में -2 गुणा करेंगे -2a प्लस 2b, सर यही शेषफल होगा और हमें तो पता है सर 0 होगा। सर अगर हम ध्यान से देखें तो 4 को इधर आने देते हैं, उसको उधर भेज देते हैं, या 4 बराबर हम कह सकते हैं 2a माइनस 2b, या अगर 2 कॉमन करके काट दिए सर तो a माइनस b बराबर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। सर 2 इसमें से कॉमन कर लेते हैं और 2 से इसको काट देते हैं, यानी a माइनस b बराबर क्या मिला? 2 मिला। ये मेरा पहला इक्वेशन मिल चुका है। अच्छा, सवाल में a प्लस b बराबर भी 6 है। a प्लस b हमारा किसके बराबर है? 6 के बराबर है। अब एक बात बताइए भाई मेरे, a माइनस b का एक इक्वेशन पता, a प्लस b का एक इक्वेशन पता, क्या हम इसको जोड़ेंगे तो b नहीं कट जाएगा? 2a बराबर 8 होगा, a का मान क्या होगा? 4 होगा। सर किसी एक में रख दे तो b का मान नहीं निकलेगा क्या? सर इसी में रख देते हैं। a प्लस a यानी 4 प्लस b बराबर 6, तो b का मान सर 2 होगा, यानी a का मान 4 आया, b का मान 2 आया। पूछा क्या था सर? b पूछा था, b का मान क्या आया? 2 आया। बी पूछा, आंसर बी में है, दूसरे नंबर पर है, यानी आंसर आपका क्या होगा? 2 होगा। कितना आसान था ना, कितना आसान था। देख लो भाई मेरे, कितना आसान था, किया जा सकता था इसको। -2 भरा +4 हुआ, -2 भरा -2a हुआ, +2b बराबर 0। गुणनखंड था तो शेषफल 0 के बराबर होगा। 2a उधर भेज दिया, 2b उधर भेज दिया, 2 कॉमन करके काट दिया, a माइनस b बचा, 2 से काटा 2। सर एक सॉल्यूशन, एक इक्वेशन और दे रखा है, a प्लस b बराबर 6, जोड़ा तो 2a बराबर 8, a बराबर 4 आया, किसी में एक रख दिया, b बराबर 2 आ गया। चलिए, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब अगले सवाल के पास बात करते हैं। सर लीजिए, ये तो सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है और ये बात हम करने वाले हैं, यहां से समीकरण स्टार्ट हो रहा है सर। जहां भी बराबर लगा हो, जहां भी बराबर लगा हो उसको हम समीकरण कहने का काम करते हैं। बराबर नहीं था तो बहुपद था, जैसे ही बराबर हो गया सर वो समीकरण हो गया। और समीकरण, रैखिक समीकरण में ये जो देखते आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण भाई एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है, हर बार देखने को मिलता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ये डायरेक्ट इस फॉर्मेट में देता है, बीपीएससी सीएससी का ये फेवरेट सवाल है। तो जरा बताइए क्या होगा। और मैंने क्या कहा? 55 आता है। क्या 55 आता है? क्या 55 आता है? कहां बाबू 55 आता है? चलो, कहां का कहां सवाल ला दिया भाई। क्या कहा था मैंने? या तो हम बराबर करके कैलकुलेट कर लेते हैं, या अगर एक 2 रैखिक समीकरण दिया हुआ है तो मैं तो कहता हूं कि x और y का मान मत निकालिए भाई। मेरे अनुसार तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है? ऑप्शन होता है।
लेकिन जब आप ऑप्शन से चेक करते हैं तो दोनों समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। कई बार बच्चे एक समीकरण संतुष्ट होता है, टिक मारकर आगे बढ़ जाते हैं। मैं कह रहा हूं एक भी गलत नहीं करना है, दोनों समीकरण को संतुष्ट कराना है, कराना है। चलिए, अगर x का मान 13 है, y का मान 17 है, तो 2 गुणे 13 प्लस 3 गुणे 17 77 होना चाहिए। 26 और 51 77 हो रहा है। जरा दूसरा में भरिए सर। 3 गुणे 13 प्लस 2 गुणे 17 बराबर 73 क्या हो रहा है? 51 और 34 और 39 73 हो रहा है। सर हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो चुका है। इस सवाल का आंसर क्या हो चुका है? करेक्ट हो चुका है। आप चाहें तो दूसरा चेक कर ले, नहीं होगा। 11 दूनी 22, 19 57, 57 और 22 79 नहीं हो रहा है, लेकिन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार समीकरण के एक से ज्यादा भी हल होते हैं। 12 और 18 रखेंगे, 12 दूनी 24, 18 तिया 54, 54 और 24 78, ये भी नहीं हो रहा है। मात्र हमारा करेक्ट आंसर कौन हो रहा है? 1 करेक्ट हो रहा है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? जरा बताएं मुझे, क्लियर है? चलिए, इस टाइप के सवाल को हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। हालांकि मैंने प्रोसेस से भी आपको सिखाया है, बराबर करके x को हटाएंगे y आ जाएगा, y को बराबर करेंगे तो x आ जाएगा, x का मान आ जाए तो एक इक्वेशन रख दीजिए y आ जाएगा, y का मान आया तो किसी एक इक्वेशन रख दीजिए x का मान आ जाएगा। अब आइए अगला सवाल जरा बनाएंगे, अगला सवाल बनाएंगे, लेकिन अगले सवाल से पहले 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 ठीक ठीक 19 के बाद 20 आप बनाए। हाँ, 19 के बाद आप 20 बनाए। चलिए, क्लियर है मेरे भाई? यहां पे आपको 2 चीजें सीखनी थी। नजर आरती दिखानी पड़ेगी, मुझे लग रहा है एक बार आरती उतारनी पड़ेगी, आरती उतारनी पड़ेगी। अरे नहीं भाई, नहा के आए हैं। ऐसे मत बोला करो, ऐसे मत बोला करो। टेक्निकल दुनिया है भाई, हाँ टेक्निकल दुनिया है भाई। साउंड थोड़ा सा हो जाता है, घबराने की बात नहीं है। कल से एक ना काला टीका लगा ही लेंगे, कल से काला टिकट लगा ही लेंगे। हाँ भाई, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो 3 स्थिति बनती है, आप सबको पता है। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, C1 बाई C2। हम कहते हैं सर इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। जब जब ये इक्वेशन बनेगा अनंत हल होंगे। दूसरा कहते हैं सर A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2। तो ये होता है कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं। यह अनंत हल को भी कहा जाता है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। तीसरा स्थिति बनती है सर A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2, और इसका हम कहते हैं सर अनूठा हल, या इसी को हम कहते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या इसी को हम कहते हैं केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल।
जब हम इसका ग्राफ देखते हैं सर, कोऑर्डिनेट में ग्राफ की भी चर्चा मैं कर लेता हूं। जब हम देखते हैं अनंत हल जब होता है तो इसका ग्राफ संपाती बनता है, एक ही पर बनता है। कोई भी हल नहीं होता है तो इसका जो ग्राफ बनता है मेरे भाई वह समानांतर बनता है, रेखाएं समानांतर होती हैं। और यहां पे होता है एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित। यह बात आपको याद है दोस्त? क्या साउंड की दिक्कत? साउंड की दिक्कत अब तो नहीं होनी चाहिए थी, अब नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, अब कैसे हो जाएगी? कौन बच्चा कह दिया भाई? तो इन लोगों का जो ग्राफ होता है इसमें रेखाएं संपाती होती है, रेखाएं समानांतर होती है, और एक बिंदु पर ये क्या होते हैं? प्रतिच्छेदित होते हैं। ये बात आपको पता है सर? तो जरा इस सवाल का आंसर बता दीजिए। इस सवाल का जरा आंसर बताएंगे क्या होगा? बनाइए जरा, क्या होगा? शॉर्ट साउंड एकदम ठीक है, एकदम ठीक है भाई, एकदम ठीक है, ठीक। चलो अच्छा वो भी बता दे, चलो लिख लो भाई। रेखाएं अगर संपाती हो रही है तो इसका एक और नाम पड़ता है, आपको याद होगा। संपाती पड़ती है तो इसी को हम लोग कहते हैं आश्रित, आश्रित, या इसी को बोलते हैं संगत, संगत। और जब समानांतर होती है तो इसको कहते हैं असंगत, असंगत। और एक ही बिंदु पर जब प्रतिरोधी होती है, आश्रित युग्म कहा जा सकता है इनको, असंगत युग्म कहा जा सकता है, और इसको कहा जाता है अविरोधी युग्म। तो ये भी आप याद कर लेंगे भाई, ये भी आप याद कर लेंगे। ये और ये भी आप याद कर लेंगे। खासकर स्टेट के पेपर में आप देखेंगे खूब सवाल इस पर होता है, आश्रित, असंगत, अविरोधी, चाहे एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित, भाई समानांतर, यह आपका होता है ग्राफ संपत्ति। तो यह भी बात आप याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए समय हो चुका है भाई, समय हो चुका है, और यह तब आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़कर मैं जा रहा हूं। ये सवाल होमवर्क के रूप में छोड़कर जा रहा हूं। एक सवाल और, 9, 10 की भी बैच लाइव हो चुकी है दोस्त। एक सवाल और मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं, ये भी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। 2 सवाल मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं, हाँ 2 सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हालांकि मैंने 2 सवाल और भी रखे थे, 2 सवाल और भी रखे थे, हाँ एक सवाल यहां पे। ये तीसरा होमवर्क नहीं रहेगा सर, तीसरा अलग है। आपको 2 होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। एक होमवर्क के रूप में यह सवाल है अनूठा हल वाला, और एक होमवर्क के रूप में सवाल है कोई भी हल नहीं होने वाला, ठीक है जी हाँ। पीडीएफ ऐप पे अपलोड करवा दिया गया है, ऐप पे अपलोड हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। और हाँ भाई, जो भी छात्र अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, भाई इतनी ऊर्जा और इतनी मेहनत से आपको एक एक चीज मैं बता रहा हूं, एक एक बेसिक डिटेल भी नहीं छोड़ रहा हूं, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं, पूरा निचोड़ बता दे रहा हूं। जी हां, एग्जामिनर जो पूछेगा हम उस सारे के सारे मानसिकता एग्जामिनर का यहां पर उठा के पटक दे रहे हैं। तो इतना तो बनता है भाई कि अगर सर कह रहे हैं सेशन को लाइक करना है तो सेशन को लाइक कर देना है। बाकी ये दोनों सवाल होमवर्क के रूप में रहेंगे। ये सवाल और आगे एक सवाल था, वो सवाल होमवर्क के रूप में रहेंगे। और बाकी हम लोग अगले दिन बात करेंगे, और अगले दिन कहानी यहां से स्टार्ट करेंगे। एक दिन और द्विघात समीकरण का क्लास बचा हुआ, अभी भी रैखिक है, रैखिक और द्विघात समीकरण का एक क्लास और बचा हुआ है। और उस क्लास में इंपोर्टेंट क्लास, वो मेन क्लास बचा हुआ, आप समझ ले तो इंपोर्टेंट क्लास है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास बचा हुआ है। जो एक क्लास बचा हुआ है जो कल होगा, उसको पूरा कर लेना है। फिर बहुपद तथा समीकरण का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए
मिलते हैं अगले सेशन में। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक कर देना है, सेशन में कमेंट भी करना है अपने शिक्षक के लिए प्यारी प्यारी बातें जो आपको अच्छा लगती है। भाई कैसा आपको लग रहा है क्लास, उसके बारे में भी बताना है। और हम लोग प्रतिदिन शाम 4 बजे आते हैं, जुड़ते हैं, आपको भी 4 बजे जुड़ जाना है। तो दीजिए विदा, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द। जय हिंद।